अमित सर और पूरी पर्ल एजुकेशन एकेडमी, जिन लोगों ने आज हमें ये मौका दिया कि हम औरंगाबाद जैसे प्यारे शहर में एक तो आ पाए, क्योंकि मेरा बड़ा बचपन से मन था कि औरंगाबाद आना है, तो ये अपॉर्चुनिटी मिली और इतनी बड़ी क्राउड को एड्रेस करने का मौका मिल रहा है, जिसके लिए मैं एक्चुअली वेरी हार्टफुल एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। तो मन की बात सर करके गए हैं, थोड़ा उसको पहले मैं कंटिन्यू करूंगी, उसके बाद फिर हम शायद आप लोगों के साथ में एक इंटरेक्टिव सेशन भी करने वाले हैं। पहले मैं अगर थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूं तो मैम ने बताया था काफी फैक्चुअल चीजें जो बिल्कुल ऑन पॉइंट है। मैं थोड़ा अपना जर्नी जो बताऊंगी अपनी फीलिंग्स के साथ में बताऊंगी, क्योंकि वो जो चीज जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे शायद आप लोग रिलेट कर पाए, शायद कोई लोग सोच पाए कि हाँ हम सब लोग जो है सेम बैकग्राउंड से आते हैं, सब लोग ऑब्स्टिकल्स फेस करते हैं और लाइफ में किसी चीज से हार नहीं माननी चाहिए, कभी फेलियर से डरना नहीं चाहिए। तो एक उत्तर प्रदेश के बहुत छोटे से डिस्ट्रिक्ट का भी एक छोटा सा टाउन जहाँ पे आई वॉज बॉर्न, और स्कूलिंग यहीं से हुई। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, पापा बैंक में थे, बाकी 2 छोटे भाई बहन है, नॉर्मल जैसा हम सब लोगों की फैमिली होती है। उसके बाद स्कूलिंग की, और फिर ये था कि यूपीएससी करना है। पहले से दिमाग में था कि यूपीएससी करना है, पता भी नहीं यूपीएससी क्या होता है। आई थिंक यहाँ पे काफी लोगों को शायद नहीं पता होगा, अभी आप लोग बच्चे हैं तो वो सब चीजें। तो यूपीएससी जो होता है कहते हैं दुनिया का टफेस्ट एग्जामिनेशन है। बाकी ये होता है कि आपकी जो टॉप मोस्ट पोजीशंस होती हैं, जो पूरा एक हमारा देश है, हम पॉलिटिशियंस को देखते हैं जो लॉज बनाते हैं, पर उन लॉज को इम्प्लीमेंट कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा होता है, जो एक स्टील फ्रेम होता है जिसपे पूरी कंट्री खड़ी है, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। यूपीएससी से वो ऑफिसर्स सेलेक्ट होते हैं, आईएएस हो सकते हैं, आईएफएस हो सकते हैं, आईपीएस, आईआरएस, बहुत सारी सर्विसेज। लेकिन जहां भी आप अफसर देखते हैं, जहां भी आप साइन करवाने जाते हैं, वो सब यूपीएससी के सिलेक्टेड ऑफिसर्स होते हैं। तो ये था कि पहले से करना है। ये ख्याल इसलिए आया मन में क्योंकि बचपन से देखती थी एरिया बहुत पॉवर्टी थी, वहां पे लड़कियां पढ़ती नहीं थी, तो बहुत स्पेशली एजुकेशन का तो बहुत एक लैक ऑफ एजुकेशन था। औरंगाबाद जब मैं कल घूम रही थी तो मुझे बहुत अपने टाउन जैसा लगा। आई थिंक दैट सेम एनवायरनमेंट, द सेम वाइब, लोग अच्छे हैं, सीधे हैं, बट एक कुछ कमी है एजुकेशन की, शायद कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हाँ हम और बेटर कर सकते हैं। तो जब मैं ऐसे ऑफिसर्स को काम करते हुए देखती थी लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, तो लगता था कि ये कुछ करना है जिंदगी में। बट खैर हम सब लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, मैं भी बहुत प्रैक्टिकल थी, तो मैंने सोचा इंजीनियरिंग कर लेते हैं। अब देखो जो कोई कुछ नहीं करता, इंजीनियरिंग जरूर करते हैं बच्चे, क्योंकि हमें इंजीनियरिंग में जाके समझ में आता है कि हमें करना क्या एक्चुअली और कैसे करना है। मतलब एजुकेशन का सिर्फ पर्पस ये नहीं होता है कि आपको कुछ एक थियोरेटिकल नॉलेज मिल रही है, इसका पर्पस ये भी होता है कि आप एक्सप्लोर कर पाए आप क्या चाहते हैं जिंदगी में, आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ देखती हूँ आसपास काफी बिजनेस कम्युनिटी है, काफी फ्लरिश कर रही है, विच इज वेरी गुड थिंग। लेकिन मैं ये भी एक चीज ऑब्जर्व कर सकती हूँ बाहर से, क्योंकि मैं तो आउटसाइडर हूँ, कि अगर लोग पढ़ लिख के चाहे बिजनेस ही करें वो बेटर तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि जैसे आप कॉलेज में जाते हैं, जब आप ऐसे देखते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं दुनिया में, कहाँ एक अपॉर्चुनिटी है, आपका एक नेटवर्क होता है आपके सीनियर्स का, एलुमनाई का, जो इतने कनेक्टेड होते हैं। आपको कभी स्टार्टअप करना है, आपको कुछ भी करना है, कॉलेज बहुत एक्सपोजर देता है आपको, आपकी पर्सनैलिटी को शेप करता है। तो एक छोटे शहर का बच्चा, एक बड़े शहर का बच्चा, कोई भी बच्चा जब कॉलेज में 10,000 लोगों से इंटरेक्ट करता है, उसे बहुत कुछ चीजें समझ में आती हैं। इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो जेईई मेंस का एग्जाम दिया मैंने। ऐसी थोड़ी कंजर्वेटिव सी फैमिली थी कि पढ़ाई कैसे करोगे, बाहर कैसे जाओगे, बाहर कैसे रहोगे, क्योंकि मेरे से पहले कोई पूरी फैमिली में बाहर पढ़ने नहीं गया था। लड़कियां तो बिल्कुल नहीं गई थी। सो दैट क्लीशे आर्ग्यूमेंट्स की अरे नाम खराब हो जाएगा, लड़की बिगड़ जाएगी। आई थिंक यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, मुझे नहीं पता सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसे होंगे, पर मेरा ऐसा था, और आई थिंक कुछ लोग तो रिलेट शायद कर पाएंगे। तो बट आई हैव ऑलवेज बीन अ फाइटर। मैंने कहा नहीं मुझे करना है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी पढ़ाई है, ये सारी चीजें। घर वालों को कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट दिया। मेरी मम्मी हमेशा बहुत सपोर्टिव रही। पेरेंट्स होते ही हैं सपोर्टिव, क्योंकि अल्टीमेटली सोसाइटी कुछ भी बोले, पेरेंट्स तो बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं, थोड़ा बस वो टेम्पर हो जाता है। तो ऐसे करके NIT जालंधर में पहुंची। केमिकल इंजीनियरिंग मेरा एक सब्जेक्ट था जिसमें मैंने अपनी डिग्री ली, और उसके बाद में मैंने फिर एक यूएस बैंक के साथ में काम कर रही थी। ये एक एनालिटिक्स कंपनी थी, क्लाइंट मेरा एक यूएस बैंक था, जहाँ पे मैं उन लोगों का एनालिटिक्स पार्ट देखा करती थी। काफी अच्छी जिंदगी चल रही थी, बढ़िया, पैसे वैसे आ रहे हैं, घूमो फिरो ऐश करो, ऐसा सब चल रहा था, कंफर्टेबल हो गया था। तो देखिए कंफर्टेबल जब जिंदगी हो जाती है ना, तो बहुत डेंजरस है। एक स्टूडेंट के लिए
जिंदगी में स्ट्रगल करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक स्ट्रगल रहेगा तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि कितनी मेहनत है और मतलब 8-10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ रही है, होता है, हम सबको कंफर्ट चाहिए, सबको फोन चलाना है, सोशल मीडिया बढ़िया एकदम। लेकिन बात यही है कि आप अपना एम जो है वो लॉन्ग टर्म में देखिए ना, कि आप कहाँ स्टैंड करेंगे। जब मैं जॉब छोड़ के घर वापस आई, 2 साल मैंने जॉब की, कंफर्टेबल जिंदगी हो गई, यूपीएससी पीछे छूट गया। फिर एक दिन रियलाइजेशन होता है, तुम सो के उठते तो तुम्हें लगता है अच्छा जिंदगी में कुछ और करना चाहिए, तो यूपीएससी का ख्याल आया और मैं घर वापस आ गई। विदाउट कोचिंग में 2 साल घर रह के प्रिपेयर कर रही थी। तो जब मैं बाकी दूसरे लोगों को देखती थी कि अच्छा सब लोग कुछ कर रहे हैं जिंदगी में, बढ़िया जॉब्स ले रहे हैं, शादी कर रहे हैं, यूरोप ट्रिप कर रहे हैं, तो मुझे लगता था कितना कुछ मिस आउट कर रही हूँ मैं सोशल मीडिया से ऑब्वियसली। बट ये चीज मैंने अपनी 2 साल की जर्नी में अगर कुछ सीखा है तो ये सीखा है कि अपनी टाइमलाइंस को कभी भी दूसरों की टाइमलाइन से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं इस एक टेम्पटेशन में गिव अप कर देती, वापस कॉर्पोरेट में चली जाती कि नहीं मुझे तो वही जॉब चाहिए, वही काम करना है। आज अगर मैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जा रही हूँ तो जो लोग यूरो ट्रिप कर रहे थे, मैं उनके वीजा लगाऊंगी, मैं उनकी काउंसलर एक्टिव प्रोवाइड कराऊंगी। तो आप लोगों का गोल जो होता है वो आपके लिए मैटर करता है। सोसाइटी क्या कह रही है, कितना टाइम लग रहा है, ये सारी चीजें ये इतना मैटर नहीं करती हैं। हमेशा हैव अ टारगेट, वर्क हार्ड टू अचीव दैट टारगेट, प्लानिंग के साथ में, क्योंकि प्लानिंग के साथ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं रास्ते में निकल जाएंगे, ड्रॉप आउट हो जाएंगे, ड्रॉप ऑफ हो जाएंगे। तो हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क सब कुछ कीजिए, टारगेट रखिए, मेहनत कीजिए। एक चीज और जो मैं अपनी जर्नी में शेयर करना चाहती हूँ, दैट इज एक फियर ऑफ फेलियर। देखिए हमारी सोसाइटी ऐसी है जो सक्सेस को बहुत ग्लोरीफाई करती है कि आप सक्सेसफुल है, अगर मैं आज सक्सेसफुल हूँ तो आप लोग मुझे सुनने के लिए आए हैं। पिछले साल, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, पिछले साल मैं प्रीलिम्स में ही फेल हो गई थी। एग्जाम के बारे में ज्यादा नहीं पता होगा, छोटे बच्चे हैं आप, मैं बता देती हूँ। 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो पहले ही स्टेज में फेल हो गई और वो एक दुख जो होता है, आई थिंक बच्चे जब 10th क्लास में कम नंबर आएंगे वो भी रिलेट कर सकते हैं। कई बार नीट जेई पहले अटेम्प्ट में नहीं निकल सकते, तो उनके लिए भी मैं बता रही हूँ और स्पेशली उनके पेरेंट्स के लिए भी। तो जब मैं प्रीलिम्स में फेल हो गई तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि बचपन से तुम टॉपर रहे हो और तुम तो कैसे फेल हो सकते हो। एक वो अंदर से जो एकेडमिक एरोगेंस होती है कि हम कैसे फेल हो सकते हैं, ये बहुत ही गलत चीज है। बच्चे की गलती है, पर बच्चा छोटा है, उसको नहीं पता कि वो ऐसा क्यों फील कर रहा है, लेकिन पेरेंट्स को समझने की जरूरत है कि वो ऐसा ना फील करे, क्योंकि फेल कोई भी हो सकता है। गलतियां होती हैं, उनको आगे रेक्टिफाई करने के लाइफ में चांसेस मिलते हैं, इसलिए कभी भी फेलियर से डरना नहीं चाहिए। अब मेरे पेरेंट्स ने मुझे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफी सपोर्ट किया। उन्होंने बोला बेटा कॉर्पोरेट में वापस जाना है चले जाइए, इसी में रुकना है रुक जाइए, आपको अपनी कैपेबिलिटीज का पता है, बस आप बैठिए और एनालाइज कर दीजिए गलतियों में हुआ क्या, क्या गड़बड़ हुई। तो 1 साल पहले ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कम इंटेलिजेंट थी या मैं कुछ कम लकी थी, जो 1 साल बाद आज हो गई हूँ। तो इसलिए कभी भी अपने बच्चे की कैपेसिटी, कभी भी अपने बच्चे का टैलेंट एक फेलियर या एक सक्सेस से जो है आप मेजर मत कीजिएगा। उसके बाद एक आखिरी चीज जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि अपने साथ में हमेशा से ये चीज एक फीलिंग रखिए कि आप ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके नाम के आगे पीछे कोई वर्ड लग रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए सपने देखना, सक्सेस अचीव करना लाइफ में जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन ये जरूर सोचिए कि हम इतने काबिल बन जाएं कि हम कुछ भी अगर आगे हमारे पास लाइफ में है तो उनसे अचीव कर पाए, नहीं कर पाए तो दूसरी चीज अचीव कर ले, तीसरी चीज अचीव कर ले। मतलब मेरा तो पूरा सेट टारगेट था कि 2 साल अटेम्प्ट देना है, नहीं दूंगी तो कॉर्पोरेट में वापस चली जाऊंगी, क्योंकि बैकअप था, इंजीनियरिंग की थी, काफी लोग मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, बैकअप होता है उनके पास में, एक क्वेश्चन रहता है हमेशा। आई थिंक यहाँ तो लोग बिजनेस क्लास से हैं तो उनके पास तो बिजनेस कम्युनिटी वाला क्वेश्चन भी है। लेकिन बात यह कि एजुकेशन जो होती है वो हमेशा आपको एक पेडिस्टल पे पुट कर देगी, तो आप अपवर्ड मोबिलिटी तो आपकी हो ही रही है, बिल्कुल एजुकेशन इसलिए जरूरी है। बाकी तो ऐसा है कि नहीं होता तो मैं तो सोचती थी हिमालय में कुछ कैफे वैफे खोल दूंगी, बढ़िया ट्रैवलिंग करो, घूमो फिरो। तो अपना लाइफ को कभी इतना सीरियसली मत लीजिए, अपने आप को जरूर सीरियसली लीजिए। आप अपने आप को बिल्ड कीजिए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए, अपनी पढ़ाई लिखाई पे मेहनत कीजिए, बाकी सब चीजें कैसे ना कैसे जल्दी या देर में आपके पास आ ही जाएंगी। बाकी इंटरेक्टिव सेशन हम करेंगे, उसमें और बात करेंगे। अभी के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मैं जिस शहर से आता हूँ या जिस स्टेट से आता हूँ यूपी, अगर मैं वहाँ से कहीं भी बाहर निकल जाऊँ ऐसा लगता है कि यार विकास हो रहा है सही में। और यूपी में भी बहुत विकास हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में आई थिंक बहुत ज़्यादा विकास है। और औरंगाबाद मुझे बहुत ही अच्छा शहर लगा।
और मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग आए, इतनी तादाद में आए हमें सुनने के लिए। मेरे घर वाले कहते थे कि सौरभ तुम कहीं भी जाते हो बड़ा अंडर प्रिपेयर्ड जाते हो, बिना तैयारी के निकल जाते हो। शायद वो सही थे। मेरे पास एक हफ्ता था यहाँ पे स्पीच तैयार करने का और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं क्या बोलना है। तो खैर अब मुझे ये पता कि आप जिस रेस में जो IIT नीट वाले एस्पिरेंट है वो एक रेस में आ चुके हैं। आई थिंक 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं यहाँ पर। और ये जो रेस है शायद आपको अभी एहसास ना हो रहा, बट 3-4 महीने की तैयारी के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि बड़ी ही कॉम्पिटिटिव रेस है। बहुत लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं, सक्सेस रेट बड़ा कम है, प्रेशर बड़ा ज़्यादा है। इन कॉलेजेस को बड़ा ग्लोरीफाई कर रखा है, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं लेकिन बड़ा ग्लोरीफाई कर रखा है। कुछ समय बाद आपको थोड़े सेल्फ डाउट्स आएंगे खुद से, थोड़े हाईज एंड लोज आएंगे। खुद की कैपेबिलिटीज़ पे आपको डाउट होगा कि क्या मैं गुड इनफ हूँ। कुछ दिनों पहले तक जहाँ आपकी ज़िंदगी गेम्स में, स्पोर्ट्स में, अपने फैमिली के फंक्शंस में बीत जाती थी, कुछ दिनों बाद आपकी जो लाइफ है वो एक टारगेट के अराउंड रिवॉल्व करेगी। वो टारगेट वही है, शायद IIT हो, NIT हो, नीट में जाना हो, गेम्स में जाना हो। तो बड़ा नेचुरल था कि कुछ समय बाद आपका जो लाइफ है वो बड़ी नैरो हो जाएगी, मतलब एक टारगेट के अराउंड रिवॉल्व करेगी। और बड़ा नेचुरल है कि जब वो टारगेट नहीं मिलेगा, सक्सेस रेट 10% से भी कम है, तो शायद मैक्सिमम लोग उसमें फेल हो जाएंगे। तो आप रियलाइज़ करेंगे कि थोड़ा दुख होगा, थोड़े डाउट्स होंगे, लगेगा कि मेरे साथ वाले तो निकल के आगे, हम क्या करें। लगेगा कि IIT, NIT या फिर एम्स के अलावा कहीं भी जाएँ तो कोई स्टेप डाउन है कि अब क्या करें, हमें तो आगे जाना था लेकिन अपने साथ वालों से हम पीछे छूट गए हैं। ये एहसास होगा आपको। 2 साल 3 साल शायद आप तैयारी करेंगे, एंड द फैक्ट इज लेट्स हार्ड स्टैटिस्टिक्स ऑन इट। 100 लोग तैयारी कर रहे हैं, सीट्स 10 हैं, उसमें से तो सक्सेस रेट 10% से भी कम है। तो आई थिंक मैक्सिमम ऑफ यू, नॉट यू बट ऑल ओवर द कंट्री, जो लोग एस्पिरेंट्स हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, शायद वो डिसअपॉइंट होंगे, तो हार्ट ब्रेक मिलेगा, उससे निकलने में उन्हें काफ़ी समय लगेगा, ठीक है। तो ये बड़ा नेचुरल है, ठीक है। आपको खुद की कैपेबिलिटी से बार बार डाउट होगा, बड़ा बुरा लगेगा अगर आप उस कॉलेजेस में ना जा पाएँ। लेकिन मैं इसमें सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि समय के साथ सब ठीक हो जाता है, सो दिस टू शैल पास। और इसमें मैं चाहूँगा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो कोचिंग वाले हैं, वो एक बात पे बड़ा जोर डालें कि IIT और गेटिंग इनटू एम्स इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, वो एक जरिया है कहीं आगे जाने का। ऐसे हज़ारों जरिए हैं। IIT एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, शायद दूसरों से बेहतर है, लेकिन वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म तो नहीं है। हमने पहले भी बहुत मेहनत करके लोगों से आगे गए हैं, तो क्यों अगर IIT में ना हो तो किसी और कॉलेज में जाके ज़्यादा मेहनत करके और अच्छा करेंगे। आई थिंक द बेस्ट एग्जाम्पल सदर हमारे सामने बैठे हैं। तो बात ये है, ठीक है। तो अगर आप चीज़ों को इस नज़रिए से देखें तो शायद आप लोग थोड़ा स्ट्रेस कम लेंगे, थोड़ा चीज़ों को खुद के एंजॉय कर पाएंगे। मुझे याद है, मैं 2013 से मैंने तैयारी शुरू की थी। 2013-14 में मैंने IIT की तैयारी की थी। उसके बाद 4 साल कॉलेज था, वो भी बड़ा कॉम्पिटिटिव था। किसी ने बताया नहीं, कॉलेज कोचिंग वालों ने आई थिंक मुझे बुद्धू बना दिया। कहते थे कि 2 साल की जर्नी है, 2 साल में कर लो सब सेट है। मैं 9 साल हो गए हैं, अभी तक सेट नहीं है कुछ। और मुझे लगा था कि सर्विस मिल जाएगी तो करियर थोड़ा सेटल हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। किसी से प्यार हो गया और अब पता नहीं वो कहीं और जा रहे हैं, हम कहीं और जा रहे हैं, आगे पता नहीं क्या होगा। तो एक तो फाइनल है कि आप कभी प्रिपेयर नहीं रहेंगे, आप कभी सेटल नहीं रहेंगे, हमेशा अंडर प्रिपेयर रहेंगे, हमेशा अनसेटल्ड रहेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई एग्जाम दें, कभी भी कोई मंजिल आप अचीव करें, बट इस बात पर ध्यान रखिएगा कि आप कभी प्रिपेयर्ड नहीं हैं, हमेशा अंडर प्रिपेयर्ड है। तो उसी चैलेंजेस को बड़ी ब्रेवरी के साथ फेस करें। आप आई थिंक आपके पेरेंट्स में इन सब मामलों में 10 में से 8 बार चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी। तो क्या इसका मतलब है कि आप फेल हो गए हैं? क्या आप किसी चीज़ से डाउनग्रेड कर रहे हैं? नहीं। उसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि वो फेलियर नहीं, वो एक सेटबैक है। बड़े हम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज हैं, हम उसे ध्यान नहीं देते हैं। मेरा दोस्त था आदित्य दास, बड़ा केपेबल था, IIT उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाया 2014 में, तो लोगों ने कहा the term he used was I failed. But what people don't realize, या फिर जब हम लोग जिंदगी को बड़े लॉन्ग टर्म में देखें तो हम ये नहीं देखते हैं कि
बहुत लंबी जर्नी है ये। और ये सब जो चीज़ें हैं ये एक माइलस्टोन्स है, माइलस्टोन्स भी नहीं कहूँगा, एक लेवल है चीज़ों को आगे ले जाने के लिए। तो when we जब 1000 लेवल्स हैं और आप एक लेवल पे फेल हो गए हैं तो उसे हम फेलियर तो नहीं कहते। क्रिकेट में 2 इनिंग्स होती हैं, आपने पहले इनिंग्स में कम रन बनाए, आप ये तो नहीं कहते टीम हार गई है, द टीम फेस द सेटबैक, लेकिन इट डिड नॉट लूज, राइट। तो अगर आप एक लेवल पे हार जाए या कभी सक्सेस ना मिले या जो आपका एक्सपेक्टेशंस वो आपको ना मिले, तो ऑलवेज से दैट इट्स अ सेटबैक, इट्स नॉट अ फेलियर, ठीक है। तो इस पर बड़ा ध्यान रखें कि आप क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं और फिर आगे चलते जाएं। तो जब चीज़ों को आप इस नज़रिए से देखेंगे कि आईआईटी अपने आप में कोई ज़िंदगी नहीं है, मैं आईआईटी में बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ गया था, तो एक्सपेक्टेशंस पूरी भी हुई, लेकिन वहाँ भी आपको एक फीलिंग ये आएगी कि इट्स जस्ट अनदर प्लेटफॉर्म, द वे यू यूज़ इट। कोई भी कॉलेज हो, एनआईटी, आईआईटी, कोई भी कॉलेज है, द वे यू यूज़ इट वुड मैटर अल्टीमेटली। तो आपको लगेगा, आई थिंक स्पीच थोड़ी नेगेटिव सी जा रही है कि मैं फेलियर्स की ज़्यादा बात कर रहा हूँ, बट द फैक्ट इज कि 90% लोग या ऑलमोस्ट 100% लोग कभी ना कभी फेल होंगे और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फेल होंगे। तो आई थिंक इट वॉज इम्पॉर्टेंट दैट आई एड्रेस दिस। ये बात है फेलियर की। शायद आई थिंक 2 साल बाद 3 साल बाद रिजल्ट आएंगे जब आप आईआईटी के एग्जाम देंगे, बच्चों के पोस्टर लगे रहेंगे जैसे हमारे लगे, थोड़ा सा लोग ग्लोरीफाई करेंगे जो बच्चे इंटरव्यूज देंगे, पेरेंट्स आपको कंपेयर करेंगे, शायद आप लोग आपको हमारा एग्जांपल देंगे कि आईआईटी किया है, एनआईटी किया है, यूपीएससी भी किया है। तो उस कंपैरिजन कभी खुद पे डाउट ना, पहले मैं पेरेंट्स को कहूँगा कि ये कंपैरिजन ना करें, क्योंकि एज आई सेड दीज आर जस्ट 1 or 2 लेवल्स अमंग द थाउजेंड ऑफ लेवल्स। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई थिंक पिछले 10 लेवल में आई थिंक आई फेल्ड 8 times, ये 2 बार की सक्सेस है जो मैं यहाँ पर। तो डू नॉट कंपेयर चाहिए। मेरे घर वाले बड़ा करते हैं, उन्हें बड़ा मजा भी आता है इन सब चीज़ों। तो मैं बस रिक्वेस्ट करूँगा कि डू नॉट कंपेयर चाहिए। जहाँ तक बच्चों की बात है, एक बात मैं बस ये कहूँगा कि दे ऑलवेज सी पीपल विल बी बेटर देन यू एट समथिंग, हमेशा हमेशा, ठीक है। बट डू रिमेंबर दैट देयर इज नो वन हु इज बेटर देन यू ओवरऑल, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि आप खुद की नज़रों में हीरो हैं और फेल हो पास हो, जर्नी इतनी लंबी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप एक लेवल फेल कर जाए। एक इस रेस की एक बुरी बात यह है कि कोई आपको बताएगा नहीं ये रेस कितनी लंबी है, बट द फैक्ट इज ये रेस लाइफ लॉन्ग है। जो कॉम्पिटिटिव रेस है ये लाइफ लॉन्ग है। प्राइमरी में भी जब हम प्राइमरी स्कूल में थे, सेकेंडरी में गए तो रेसेस होती थी, कॉम्पिटिटिव कोई एग्जाम होता था, को करिकुलर होता था, बच्चे के अच्छे मार्क्स आते थे, वो भी एक कॉम्पिटिशन था, वो भी एक रेस थी, लेकिन उसमें हमने कभी स्ट्रेस नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसमें स्टेक्स हाई नहीं थे। आज आप 9th 10th 11th 12th में हैं, अचानक से आप लोग 10 लाख लोगों से कम्पीट कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, रिश्तेदार आपसे पूछ रहे हैं कि भाई तैयारी कैसे चल रही है और बड़े मजे आते होंगे उन्हें। तो नाउ ऑल ऑफ ए सडन वी आर स्टिल इन द रेस, बस स्टेक्स थोड़े बढ़ गए हैं, थोड़ा स्ट्रेस बढ़ गया है, थोड़ी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, तो फियर ऑफ फेलियर डेफिनेटली ज़्यादा होगा। और आपको लगेगा कि 2 साल की जर्नी है 11th and 12th, बट उसके बाद 4 साल कॉलेज के, उसके बाद आपका करियर सेट करने का, उसके बाद आपके एम्बिशन, प्रमोशन जो भी है पर्सनल लाइफ, ये तो रेस लाइफ लॉन्ग है। तो ऐसे ही दौड़ते रहेंगे, ऐसे ही फेल होंगे, बुरा मानेंगे तो कैसे चलेगा? तो ये तो नहीं हो सकता। तो जस्ट रिमेंबर दैट दिस रेस इज लाइफ लॉन्ग, और इस रेस में जीतने के लिए आई थिंक अच्छी बात है इस रेस की, इस रेस का कोई एंड नहीं है। तो जब इस रेस का कोई एंड ही नहीं है तो कौन हारा कौन जीता कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो ये बात ध्यान रखें कि इस रेस में कोई विनर नहीं है, कोई लूजर नहीं है। आप अपनी पेस पे चलें, थोड़ा मन किया रुकने का तो रुक जाएं, थोड़ा तेज दौड़ने का मन करे तो भी दौड़ लें, अपनी रेस पे चलें, अपनी पेस पे चलें। और आई थिंक एज लॉन्ग एज यू कीप मूविंग फॉरवर्ड, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके पीयर्स कितने लाख का पैकेज उठा रहे हैं, कौन कितनी अच्छी सर्विस में है, किसे सोसाइटी बड़ा ग्लोरीफाई करती है, किसे सोसाइटी स्टेज पे लाके बोलती है लेक्चर दे दो, मुझे तो खुद नहीं पता क्या बोल रहा था, मुझे अभी नहीं पता क्या बोल रहा हूँ मैं। सो दिस इज अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ फेलियर, आपका जो माइंडसेट है। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि आप लोगों को बड़ा लगेगा कि आप अच्छी मेहनत कर लें, अच्छा टारगेटेड टारगेट सेट करें, उसे कंप्लीट करें, वो ठीक बात है, अच्छी बात है, हार्डवर्क करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि उससे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक उसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो माइंडसेट की है। कि मुझे लगता था कि मैंने ये टारगेट अचीव कर लिया, मैं बड़ा खुश रहूँगा, और आज जब मैं खुश हूँ मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि इस टारगेट की वजह से नहीं, बट कोई और रीजन है, खैर वो कभी बाद में यहाँ तो नहीं बता सकते। बट
तो मैं यही कहूँगा कि माइंडसेट की बात है, माइंडसेट अपना चेंज करें। आप ये ना सोचें कि आपने टारगेट्स अचीव करने हैं तो आपको खुशी मिलेगी, आप IIT में चले गए हैं तो आपकी लाइफ सेट है, सब कुछ सेट है, आप बड़े मजे में आ जाएं, ऐसा नहीं होता है। अपना माइंडसेट क्लियर रखें। इट्स अ जर्नी, एवरी डे आप कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, उसी को आप इंजॉय करें। फेल हो तो कोई बात नहीं है, सक्सेस हो तो अच्छी बात है। तो ये आपकी रेस है, दौड़ना भी आपको जिस तरह आप दौड़ते हैं वो बड़ा मैटर करता है, और उसे किस तरह आप दौड़ते हैं उसके लिए आपको माइंडसेट की ज़रूरत है। और माइंडसेट फेलियर और सक्सेस वाला होना चाहिए। माइंडसेट इतना होना चाहिए कि बी इन द प्रेजेंट, और जिस तरह चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं एक एक स्टेप एट अ टाइम। फेल भी हो गए तो क्या फर्क पड़ता है। लास्टली मैं इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन की थोड़ी बात करूँगी इधर, क्योंकि शायद आपको लगे कि मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, गेम्स खेलने का टाइम नहीं है, सोशलाइज करने का टाइम नहीं है, स्पोर्ट्स खेलने का टाइम नहीं है, पेरेंट्स मुझे पुश कर रहे हैं कि यार ये कर लो, मुझे क्रिकेटर बनना था। तो थोड़ा आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी पढ़ाई से, थोड़ा आप रिसेंट करेंगे पढ़ाई को, तो आपको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसका तो कोई पॉइंट ही नहीं है। अगर मुझे ले के पोएट बनना है या किताबें लिखनी है तो मैं IIT क्यों कर रहा हूँ, तैयारी क्यों कर रहा हूँ। आई थिंक इसके जवाब आपको मिल जाएंगे 8-10 साल बाद, तो मैं बाद में बताऊँगा। बट द पॉइंट इज, हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। शायद आपको भी रियलाइज ना हो, आपको लगेगा कि ये DPP सॉल्व करके डेली 10-15 क्वेश्चन करके रोज एग्जाम में बैठ के मैं क्या हासिल कर रहा हूँ अल्टीमेटली, अगर मुझे करना नहीं है। बट आई थिंक देयर इज समथिंग कॉल्ड बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट। या पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको सब समझ आ जाता है, अच्छा ये था ऐसे करना था। तो आई थिंक दैट बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट यू वुड गेट आफ्टर 5 or 6 years। और इसके लिए आपको 1-2 साल मेहनत करनी पड़ेगी और पढ़ाई करनी पड़ेगी, और आपको पढ़ाई से ये पता चलेगा 5-6 साल बाद कि पढ़ाई सिर्फ किसी चीज़ को अचीव करने के लिए नहीं की जाती है। पढ़ाई की जाती है कि आप अपनी लाइफ चॉइसेस को एक्सपैंड कर सकें। तो अगर आपको लग रहा है कि आप किसी के लिए कर रहे हैं तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आप खुद के लिए कर रहे हैं। वो पढ़ाई कोई भी हो, चाहे केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी बोरिंग होती है, कोई भी हो, तो कोई भी पढ़ाई हो आपको लगेगा कि पॉइंटलेस है। बट आई थिंक आफ्टर 5 or 6 years डाउन द लाइन यू विल रियलाइज कि कितनी इंपॉर्टेंट थी एजुकेशन। कि कोई छोटा सा क्वेश्चन था, उसने हमें कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड दिया, कैसे हमें बताया कि इवन इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, हाउ टू गेट योर वे थ्रू इट और गेट योर वे अराउंड इट। कि कैसे डिस्पाइट रिपीटेड फेलियर्स यू विल नॉट गेट सक्सेस, लेकिन आई थिंक इफ यू कीप ट्राइंग आई थिंक द स्टोन ब्रेक्स। तो बस ये याद रखें कि आप पढ़ाई किसी चीज़ को अचीव करने के लिए नहीं कर रहे हैं, यू डू दैट फॉर योर ओन बेटरमेंट। और आई थिंक 5-10 साल 15 साल बाद जब आप मेरी तरह यहाँ होंगे, एक तो सक्सेस आपको मिल जाएगी, आपको लगेगा कि जब फाइनली सब कुछ सेट है, तो यू विल रियलाइज कि इट वॉज नॉट अबाउट द एंड रिजल्ट, इट वॉज अबाउट द जर्नी। और इस जर्नी में ये जो एजुकेशन है, चाहे कितनी भी बोरिंग हो, बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगती है और बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है। तो आपको शायद लगे कि आपके पास एक बैकअप ऑप्शन है बिजनेस का, किसी और चीज़ का, तो मन नहीं है पढ़ाई का। तो मैं बस ये कहूँगा कि कीप फेथ। अगर आपको मेरी कोई भी बात माननी है तो बस एक मान लीजिए कि आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं उसे बड़े दिल से करें। शायद आपको मज़ा ना आ रहा हो, लेकिन दिल से करें। और आई थिंक 5-10 साल बाद आपको रियलाइज होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट थी एजुकेशन। और बस आई थिंक आई विल एंड विद दिस। थोड़ी लंबी हो रही है, मुझे नहीं पता कितनी लंबी चीज़ है। इंस्टीट्यूट हमने 2016 में स्टार्ट किया था, और उससे पहले लोग ये कुछ क्वेश्चंस हैं पेरेंट्स के एंड स्टूडेंट्स के, जो बेसिकली पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स यूजुअली बहुत पूछते हैं, जो भी न्यू पेरेंट्स आते हैं। बस वो 2-3-4 चीज़ें क्लियर करनी है। उसके बाद हमारे मैम और जो सर है, जो हमारे गेस्ट है, वो प्लीज़ आपको जितना ज़्यादा टाइम मिल पाएगा उतना अच्छा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कि आप औरंगाबाद कैसे आए सर? सो बेसिकली हम मुंबई में जॉब कर रहे थे। मुंबई में जॉब करने के बाद, बस 2-4 मिनट लेंगे, मुंबई में जॉब करने के बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र करने के बाद हमने जस्ट यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया 2-3 महीने जॉब करने के बाद। एंड उसके बाद हमारे कलीग्स मिस्टर बैकुंठा बेहरा सर एंड मिस्टर अमन तिवारी सर और बाकी जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल है, उनसे प्रोजेक्ट डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद स्टार्ट किया एंड अभी तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि आप लोगों को पता ही है, राइट। तो उसके बारे में ज़्यादा बताने की हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि औरंगाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों के पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। ऐसा मेरे को नहीं, मेरी पूरी टीम को लगता है कि औरंगाबाद के बच्चों के पास पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी बहुत है, राइट। हमें ऐसा लगता है कि हम उन बच्चों के साथ मिलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं, जैसा कि मैंने थोड़ा बहुत कलाम साहब के बारे में पढ़ा है। वो बोलते हैं कि अगर किसी देश को बहुत अच्छा करना है या देश को रियली सर्व करना है, तो
हमारे अच्छे अच्छे लोगों को कंट्री के एजुकेशन सेक्टर में काम करना चाहिए। एजुकेशन सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहां पे हम नेशन बिल्डिंग में डायरेक्टली काम कर सकते हैं। सो वो पर्पस के साथ हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है। एंड बेसिकली हम चाहते हैं कि पेरेंट्स कोटा, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे जो भी फर्स्ट टायर सिटी है उसमें ना जाके हम औरंगाबाद में ऐसा इंस्टीट्यूट स्टार्ट करें ताकि बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छा कर पाए और यहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज हम अवेलेबल कर पाए जो शायद कोटा में है या फिर जो अच्छी सिटीज पे है, राइट। दूसरी चीज ये है कि हमें ऐसा लगता है जो डिफरेंस है अदर इंस्टीट्यूट और हमारे में वो ये है मेनली कि हम बच्चों के साथ बहुत टाइम देते हैं, बहुत ज्यादा टाइम देते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो 9th-10th की पढ़ाई होती है और 11th-12th की उसमें थोड़ा सा गैप है। वो जब बच्चे 9th-10th में लाइक 95% लाते हैं या फिर उससे ज्यादा सिक्योर करते हैं, उनको लगता नहीं अभी तो हम कर लेंगे, सब होगा। 11th का थोड़ा सिलेबस करने के बाद उनको ऐसा लगता है अब अपन से नहीं होने वाला, राइट। थोड़ा सा ऐसा डिफिकल्ट मोड क्रिएट होता है। वहां पे पेरेंट्स को बहुत अच्छे से और टीचर्स को अगर हम सपोर्ट करें तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। कोटा में जो बच्चे जाते हैं उनके साथ यही होता है, मैं खुद कोटा में रहा हूं 2 साल, तो उनके साथ ये होता है कि जो बच्चे यहाँ से टॉप करके जाते हैं सिटीज से, वो कोटा में पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद आज आपको लगता है कि सिटी से जितने लोग कोटा जाते हैं वो सब IIT क्वालिफाई करके आते हैं, नीट क्वालिफाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो अभी बेसिकली क्या हो रहा है, जो गैप होता है वहां पे जाके बच्चों के साथ, उसको ना तो पेरेंट होते हैं हैंडल करने के लिए और जो टीचर्स वहां पे पढ़ाते हैं वो भी उनको हैंडल करने के लिए नहीं होते, राइट। सो वो टाइम ड्यूरेशन शायद हम बच्चों को दे पाते हैं। पढ़ाने वाले लोग औरंगाबाद में बहुत अच्छे लोग भी हैं, ऐसा मैंने सुना है, राइट। बट शायद हम पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को मोटिवेट कर पाते हैं, गाइड कर पाते हैं, उनके साथ लगे रहते हैं। सो शायद ये वाला पार्ट बहुत अच्छा है और हम लगे रहेंगे, राइट। थैंक यू। इसके बाद तो हम आगे हैंड ओवर करते हैं। थैंक यू। मैडम से पूछना चाहता हूँ, आपने ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी के लिए जो प्लानिंग की थी वो माइक्रो प्लानिंग हमारे वार्ड के लिए और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा सविस्तर बताइए प्लीज। प्लान मेरा खुद का डिवाइस किया हुआ था, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ पर थोड़ा अपने हिसाब से बच्चे मॉडिफाई कर सकते हैं। मेरा बेसिकली ये था कि एक तो वीकली टारगेट सेट कीजिए। आप जब तक प्लानिंग के साथ नहीं पढ़ेंगे आप पक्का फेल हो जाएंगे, ठीक है। आपको पता है कि इस वीक में ये करना है तो कैसे भी करके आप करेंगे उस चीज को, और जब वो अचीव हो जाए तो एक छोटे छोटे गोल्स आप अचीव करते जा रहे हैं। अपने आप को रिवॉर्ड करते रहिए उन गोल्स को अचीव करने पे कि भाई 1 हफ्ते के टारगेट्स बिल्कुल सेटिस्फैक्टरीली अचीव हो गए, अब हम अपने आप को थोड़ा आधे दिन का ब्रेक देंगे, 1 दिन का ब्रेक देंगे। तो एक तो ये वीकली टारगेट सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कंसिस्टेंसी। डेली आपको 8 से 10 घंटे देने हैं। जैसे अभी जेई में है तो 8-10 घंटे तो आप अभी भी दे रहे हैं, कुछ टाइम कोचिंग में, कुछ टाइम सेल्फ स्टडी में। सेम विद यूपीएससी। आप 10 घंटे बैठेंगे तो आप 8 घंटे पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी 2 घंटे अभी थोड़ा फोन चला लिया, घर वालों से बात कर ली, वो ऐसे प्रोडक्टिव नहीं होते हैं वो 2 घंटे। तो मेरा ये एंडिवर रहता था कि डेली 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करूं, किसी दिन 6 घंटे होगी तो अगले दिन 12 घंटे करके कॉम्पनसेट करो आप उस चीज को। वो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच मैम। एंड मैं सर से क्वेश्चन करना चाहूंगी that how to overcome self-doubt and recognize our true strength and career choices, and how to identify the gap between self-expectation and self-potential in reality. आई थिंक इसका आंसर तो किसी को नहीं पता होगा, किसी ने आइडेंटिफाई भी नहीं किया होगा। बट आई थिंक ओवरकमिंग सेल्फ डाउट या फिर जो खुद की क्लैरिटी नहीं होती क्या करना है, व्हाट करियर टू चूज, उससे बड़ी बात यह है कि हाउ डू यू लिव विद सेल्फ डाउट या हाउ डू यू लिव विद द कंफ्यूजन एंड कॉन्स्टेंटली ट्राई टू आस्क योरसेल्फ दैट क्वेश्चन और फिर भी आगे बढ़ते रहें। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप खुद से सवाल करते रहें और फिर भी आगे बढ़ते रहें। इसका मतलब ये है कि यू विल नेवर परफेक्टली गेट दी आंसर्स कि आप जैसे मुझे देखिए, मुझे लगा था IIT के बाद मैं प्लेसमेंट करके आगे निकल जाऊँगा, नहीं हुआ। खुद के सेल्फ डाउट से तो अभी UPSC कर लिया, शायद 10 साल बाद कहीं और निकल जाएंगे, तो वो सवाल हमेशा आपके साथ रहेगा। बात इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस सवाल के साथ कैसे रहते हैं और कैसे आगे बढ़ते रहते हैं। आई थिंक थैंक यू। इसमें कुछ ऐड करना चाहती यस हूँ। मैम प्लीज। तो देखिए सेल्फ डाउट एक ऐसा कांस्टेंट है जो जिंदगी भर रहेगा, सर अभी बोल ही रहे थे। मैं थोड़ा सा एग्जांपल अपना देना चाहती हूँ। जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है, इतना बड़ा एग्जाम है, बीच में कोई मार्क्स पता नहीं चलते हैं किसी भी चीज के, आप बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं और हो सकता है कल होगा, हो सकता है नहीं होगा, दोबारा स्टेज 1 से बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे। सेम विद जेईई या नीट। जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं और मेरी बहन दोनों हम लोग रूम में बैठे हुए थे। रिजल्ट आया, हम लोगों ने घर वालों को बताया नहीं कि पहले खुद चेक कर लेते हैं, क्या है घर वालों को इतना माहौल बनाना।
तो आई टाइप माई नेम सदफ चौधरी और इट शोड ऑल इंडिया रैंक 23। तो शी टोल्ड मी अरे सीरियल नंबर होगा, रैंक तो हो ही नहीं सकती है। मतलब सेल्फ डाउट, फैमिली डाउट, समझ रहे हैं आप। और मैं सेल्फ डाउट में एक्चुअली गॉट कैरीड अवे कि हाँ रैंक, मतलब दोबारा चेक किया मैंने, एक्चुअली ऊपर जाके दोबारा चेक किया कि सीरियल नंबर है या रैंक है। तो आप ये देखिए कि आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ 500 लोगों से बात कर रही हूँ, तभी भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे अंदर उतना सेल्फ डाउट था। तो आप अगर सेल्फ डाउट कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, हर इंसान के मन में आता है, पर आप ये सोचिए कि आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, जो अभी सर बोल भी रहे थे। मैनेज करना एक्सपेक्टेशन, सेल्फ डाउट, ये जो आपकी डिस्ट्रैक्शंस है, ये सब बहुत जरूरी है और ये पार्ट ऑफ द जर्नी है। सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई के साथ आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, आपका ये डिस्ट्रैक्शन, ये सब कुछ मैनेज करना होता है। Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. So my question is to you, sir. What would you change about our education system? ये अगर मैं बड़ी बात कर दूं तो आई थिंक हमें आंसर देना बड़ी जल्दी सिखा दिया जाता है कि आंसर दे दो, ये रट लो और आंसर दे दो, मगर द फैक्ट एंड आंसर इट। बट कोई बताता नहीं कि हाउ डू यू क्वेश्चन समथिंग, कि इट इज, क्योंकि आपकी जो नॉलेज है वो तब ब्रॉडन होती है जब आप उसका आंसर नहीं, व्हेन यू लर्न टू आस्क इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो आई थिंक दैट इज समथिंग आई वुड लाइक टू चेंज। उसके अलावा एक और चीज़ है, वो ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने बड़े एंड गोल्स डिफाइन कर दिए हैं। 10th के बाद इंजीनियरिंग, फिर साइंस, मेडिकल, जो भी है। बट इस प्रोसेस में लोग भूल जाते हैं कि हाउ डू यू एंजॉय दी स्टडी। मतलब मुझे नहीं पता, बट आई थिंक 90% लोग जब स्कूल जाते हैं तो पहले बात ये थी कि आज स्कूल नहीं जाऊँगा सुबह। तो आई थिंक वो एक बड़ा फैक्टर है कि इस प्रोसेस में हमने स्टडीज़ को तो निगलेक्ट ही कर दिया, कभी जाना ही नहीं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से ओरिजिनेट हुई, क्या है, उसके बारे में जो इंक्वायरिंग माइंड होता है वो है ही नहीं। I think that's a major problem. Thank you so much. And now my question is to you, ma'am. Why there is a gap between boys and girls ratio in colleges? Do girls lack any specific abilities, or is it a fault of Indian societies? देखो, जिसने भी क्वेश्चन पूछा है, पहले तो आई एम रियली थैंकफुल कि मेरा फेवरेट टॉपिक है ये बात करने के लिए। तो गैप है, बहुत ज्यादा है, और सिर्फ कॉलेजेस में नहीं है। आप कॉलेज में जाएंगे, आप कॉर्पोरेट में जाएंगे, आप अभी भी देखिए हार्डली 5 या 10% CEOs जो है अक्रॉस द ग्लोब वो विमेन है। तो एक ग्लास सीलिंग हमेशा है। एक तो होती है आपकी ओरिजिनल सीलिंग जो हम देख पा रहे हैं, एक होती है ग्लास सीलिंग जो दिखती नहीं है, उसके आर पार आप देख रहे हो कि एकदम बढ़िया है, लेकिन वो है, वो एग्जिस्ट कर रही है, एंड दैट ग्लास सीलिंग एग्जिस्ट फॉर गर्ल्स। तो ये दोनों तरफ से है कि सोसाइटी की गलती है, लेकिन ज्यादा सोसाइटी की गलती है, कुछ हमारी भी गलती है। दोनों तरीके से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सोसाइटी पेट्रियार्कल है, ठीक है, और वो पेट्रियार्की हर तरीके से आपकी जो है मैनिफेस्ट होती है, चाहे हमारे सोशल रिलेशंस में हो, फैमिली रिलेशंस में हो, पॉलिटिक्स में हो। लड़कियां कितनी कम है पॉलिटिक्स में भी, जो पॉलिसीज भी कैसे बनेंगी, एग्जाम्पल है ये छोटा सा। तो सोसाइटी की गलती है, लेकिन हमारी खुद की भी गलती है। हम बहुत जल्दी गिव अप भी कर देते हैं। हमारे पर प्रेशर डाला जा रहा है तो हम फाइट कर सकते हैं, थोड़ा रिबेल कर सकते हैं, बट हमारी कंडीशन वैसी हो जाती है कि हम गिव अप कर देते हैं। तो ये एक बैलेंस अपने अंदर बना के चलना है कि हमने अपना कुछ एक गोल है, कोई चीज है, तो अपना बेस्ट देना, कभी भी रिग्रेट ना हो इस चीज से कि मैं ट्राई कर सकती थी, मैंने नहीं ट्राई किया। अभी एक पोएम भी बच्चे जो रिसाइट कर रहे थे उसमें उन्होंने सेम चीज बोली। तो ये चीज कभी मत सोचना कि आप जो है कम है, आपके अंदर टैलेंट कम है, बल्कि मुझे तो लगता है विमेन आर वेरी गुड मैनेजर्स। वो इतना कुछ डबल बर्डन ऑफ वर्क घर का बाहर का संभालती हैं, टाइम मैनेज करती हैं, फैमिली को मैनेज करती हैं। मतलब लड़कों को देखो खुद को नहीं मैनेज कर पाते, फैमिली को क्या मैनेज करेंगे। तो लड़कियां कितने लोगों को मैनेज कर रही हैं। तो बल्कि आपके अंदर ज्यादा टैलेंट है, बस बात ये कि कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं है, ऑब्स्टिकल्स थोड़ी ज्यादा है। तो उसके लिए बहुत माइंडफुल होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि घर वाले ये बोल रहे हैं तो ये घर वाले खुद से नहीं बोल रहे हैं, सोसाइटी उनसे बुलवा रही है, और आपको उस ऑब्स्टेकल को जो है क्रॉस करना है। आपको लॉजिक देना है, आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं कि मैं ये चीज करना चाहती हूँ, और थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट आई एग्री, लेकिन जो एंड रिजल्ट्स होंगे वो भी उतने ही ज्यादा पावरफुल होंगे आपके लिए। Thank you so much, ma'am. Thanks a lot. And now my question to both of you. Why don't we have an entrance exam for candidates before contesting elections? Why don't we see UPSC cadre fight elections, since they are more capable to run the country than our current politicians? देखिए, एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो इलेक्शन ही होता है।
आप लोग वोट देते हैं तो वोट देना तो हमारे ऊपर है ना कि हम किसको वोट कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई भी पार्लियामेंट में जाके बैठ चुका होता। दैट इलेक्शन इज द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, लेकिन उनके लिए एंट्रेंस रखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा खुद के लिए एंट्रेंस होना। क्या हम जब जाते हैं वोटिंग बूथ में जो एंटर करते हैं, क्या हम पूरी नॉलेज के साथ एंटर करते हैं? क्या हम पूरा बैकग्राउंड चेक करके एंटर करते हैं कैंडिडेट्स का? कि और मोस्टली तो मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है, आई थिंक ये वाइडली ट्रू है कि जो विमेन होती है दे तो जस्ट वोट आउट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स की डिनर टेबल पे डिस्कशन हो रहा है किसको वोट डालना है, कल जाके डालेंगे। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैंडिडेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा है। और इलेक्शन को ही आप एंट्रेंस एग्जाम समझिए जहां आप सबको मौका मिल रहा है सिर्फ एक इंसान को चूज करने के लिए। रही बात ब्यूरोक्रेट्स क्यों नहीं रन करते हैं, देखिए डेमोक्रेसी है, ठीक है, मेरिटोक्रेसी नहीं है, टेक्नोक्रेसी नहीं है। अगर हम लोग लाइफ के लिए इलेक्टेड हो गए हैं, अब आप हमें पावर दे दीजिए सब कुछ, भाई हम ही लॉ बनाएंगे, हम ही इंप्लीमेंट करेंगे, हम ही जस्टिस देंगे, तो आपको लगता है हम लोग जो डेस्पोटिक रूलर्स नहीं बन जाएंगे, मतलब हिटलर टाइप हो जाएंगे? हम तो पूरी लाइफ के लिए इलेक्टेड हो गए। इसलिए डेमोक्रेसी है, लोगों का रूल है, लोगों को हर 5 साल में मौका दिया जाता है अपने नेताओं को चूज करने का। हम लोग तो सिर्फ लोक सेवक हैं, हम लोग तो सिर्फ उन लोगों की, आप लोगों की सेवा करने के लिए हैं जिनको आप भेजते हैं पार्लियामेंट में, वो पॉलिसी बनाने के लिए, हम इम्प्लीमेंट करने के लिए हैं। तो जितनी हमारी ड्यूटी है उतनी ही पॉलिटिशियंस की ड्यूटी है, उतनी ही आपकी ड्यूटी है कि आप कैसे पॉलिटिशियंस को भेज रहे हैं। जब दोनों चीजें सिंक में चलेंगी तभी हमारा कंट्री, हमारा रीजन सब कुछ आगे बढ़ पाएगा। You know, nothing comes easy towards you. Growing up is not easy, graduating is not easy, and neither finding a job. You have to go through a lot of rejections on your way to your destination, and you have to face each one of them. And you know, where do we learn to face rejections? Thanks to these rickshawalas, you know. Because no matter where you want to go, you have to go through at least 3 rejections while your way home, before some kind soul comes to you and then gives you a ride home. Everything going around you is not in your control, but what is in your control is to give your best, no matter what and no matter how. Failure makes it easy to give up, and when failure strikes multiple times, it becomes even easier. This is where you become strong. This is where you become you know your worth. Unlike with the rickshawalas, I said, this doesn't matter that one of them said no in a row. सक्सीड होने के लिए स्ट्रगल और मेहनत है करना, अपने फेलियर से सीखना है गिरना और गिरकर उठना। Indeed, इस एम को पाना है मुश्किल और डिफिकल्ट, but with our sleepless efforts, we are ready to make it possible. Dreams inspire you, and aims are something that we aspire for. नमस्ते, मैं रितु मुंदरा और मेरे साथी आज आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस नाटक का शीर्षक है साइबर बुलिंग। इस नाटक के कलाकार हैं कस्तूरी आमले एज नेहा, राधिका जायसवाल एज जूली, रिया दुबिले एज नेहा की दोस्त और श्रेया चौहान एज साइबर सेल कॉप। तो आइए इस नाटक की शुरुआत करते हैं। की तरफ आज सुबह भी नेहा अपनी ऑनलाइन क्लासेस कर रही थी, तभी उसे अचानक एक नोटिफिकेशन आता है। चलो देखते हैं अब क्या होगा। अरे ये क्या नोटिफिकेशन है, चलो इसे खोल के देखती हूँ। हाय, मेरा नाम जूली है, मैं तुम्हारी कक्षा में पढ़ती हूँ, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हाँ, हम दोस्त बन सकते हैं। वाह, कितनी भोली लड़की है, ये भी फंस गई। ऐसे ही कुछ दिनों तक इनकी बातें चलती रहती हैं। वे अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं और बातों बातों में जूली ने नेहा से सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल ली। एक दिन नेहा को जूली का कॉल आता है। हेलो, मैं जूली बोल रही हूँ। हाय, तुम कैसी हो? कुछ समय तक उनकी बातें चलती हैं। क्या तुम आज मुझसे अकेले मिलने आ सकती हो? नहीं, अकेले नहीं, मैं अपनी दोस्त को साथ लेकर आऊंगी। नहीं, तुम्हें अकेले ही आना होगा, वरना मैं तुम्हारी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक कर दूंगी। प्लीज प्लीज तुम ऐसा कुछ भी मत करना, मैं अकेले ही आ जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस भेज देती हूँ, उस भेजे हुए एड्रेस पर आ जाना। नेहा अपना फोन छोड़कर चली जाती है और उसकी दोस्त रिया, जो यह सब बातें छुपकर सुन रही होती है, वो नेहा के फोन से सारे मैसेजेस पढ़ लेती है। अच्छा, मुझे एड्रेस मिल गया। ये तो मेरी दोस्त नेहा को फंसा रही थी। मैं अभी इसके बारे में साइबर सेल को बता देती हूँ।
हेलो हेलो, मैं रिया दुबिले बात कर रही हूँ। हाँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ? इसी तरह रिया ने सारी घटना के बारे में साइबर सेल को सूचित किया। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। तुम्हारी मदद से हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुम मुझे एड्रेस भेज दो। ठीक है, मैं आपको एड्रेस भेज देती हूँ। अभी नेहा के पीछे पीछे रिया और पुलिस भी जाते हैं। तो तुम आ गई, बोलो क्या काम है? मुझे अभी के अभी 2 लाख रुपए चाहिए। मैं इतनी पैसे कहाँ से लाकर दूंगी? ये लो, अपने मम्मी को कॉल करो और उन्हें बोलो कि 1 घंटे में 2 लाख रुपए लाकर दे। फोन नहीं लग रहा। तो ठीक है, जब तक तुम्हारी मम्मी मुझे पैसे नहीं लाकर देती मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रिया और पुलिस यह सब देख लेते हैं और जूली को पकड़ लेते हैं। और इस घटना के बाद से नेहा ने कभी ऐसी गलती नहीं की। Moral: we should never visit any such sites like Neha has done. By mistakenly, if we visit that site, we should not talk to anyone or give our personal information to anybody. If such thing happens with you, you should tell your parents immediately and tell them to call the cyber cell as early as possible. Safety measures for such situations. First, what should consult their parents before taking big decisions. Second, block the bully. Third, take help of cyber cell as Riya did. Fourth, limit access to internet. Fifth, parents should know which app or site their board is using. Thank you. We need feminism because women are underrepresented in politics, media, business through a lack of female in high positions in these fields. Feminism is not a movement to promote women's superiority. It's about everyone. हे कामयाबी तू रूठना मत, हे कामयाबी तू रूठना मत। मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए रुक नहीं सकती, मेरी बातों में आकर तू फंस नहीं सकती। तू मेरे अल्फाज में ही मेहनत की जुबान डालती है, मुझसे दूर रहकर तू मुझे हर वक्त परखती है। जब मिलेंगे हम थोड़ा रोकर थोड़ा हंसकर दिखा दूंगी, टूटते संभलने के हजारों किस्से सुना दूंगी। बस हे कामयाबी तू रूठना मत। Can be used to spray insecticides, pesticides, and to remove weeds and pests. This prevents human exposure to harmful chemicals. Automated irrigation systems can be used to irrigate the fields, which will help farmers to grow more with less water, labor, and electricity. This also promotes water conservation. Automated harvesters can be used, which helps to remove human labor. Because it costs a lot of money to buy robots, also the maintenance cost is high. Laborers working in the fields will lose their jobs. In addition, the poorer farmers won't be able to access these resources. As a result, the rich farmers investing in large farms gaining more profit due to higher yield, whereas the others who are reluctant to invest so much in comparatively smaller fields, leaving them impoverished. AI is being leveraged to deploy efficient and precise inventions that will help take care of patients suffering from these diseases and hopefully find a cure for them. I would like to present a few examples proving my case.